हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। सो गाइज, हम यहाँ पर CSIR नेट दिसंबर 2024 के लिए इकोलॉजी के PYQs कर रहे हैं, ठीक है। और आपकी एग्जामिनेशन जो डेट है वो भी अनाउंस हो चुकी है 1 मार्च को। तो आपको बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी है, PYQs करने हैं एंड आपका रिविजन कंटिन्यू रखना है। अब आपको कोई भी न्यू टॉपिक नहीं करना है, ठीक है। और इसके ऊपर मैं एक न्यू वीडियो लेके आऊंगी कि आपको लास्ट जो 1 मंथ है इसके अंदर आपको क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए उसके लिए। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इकोलॉजी का। आज है हमारा, इससे पहले हमने क्या है पार्ट 6 जो है वो कंप्लीट कर लिए है। आज है हमारा पार्ट 7, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम आज का क्वेश्चन। ये 2014 में आया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फिश स्पीसीज एक्स एंड वाई। फिश है हमारी एक, उसकी स्पीसीज है एक्स एंड वाई, ठीक है। फीड ऑन मे फ्लाई न्यूज इन डियर स्ट्रीम हैबिटाट, ठीक है। इन ए लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट द प्रीडेशन इंटेंसिटी ऑफ एक्स एंड वाई ऑन दियर प्रे वाज टेस्टेड अंडर डार्क एंड लाइट, ठीक है। डार्क में भी टेस्ट किया एंड लाइट में भी इन्होंने टेस्ट किया कंडीशंस। Thus, the experimental protocol include 4 aquaria, 4 aquaria लिया इन्होंने, जिसमें लाइट एक्स, लाइट वाई, डार्क एक्स एंड डार्क वाई, ठीक है। इस तरह से 4 एक्वेरिया इन्होंने रेडी किए। इन ईच एक्वेरियम कंटेनिंग 100 mayflies nymphs, 1 fish has introduced and allowed to feed for 30 minutes, ठीक है। Then the fish was removed and the number of mayfly leaves left uneaten in each aquarium was counted, ठीक है। फिर है the results are shown graphically below. The most significant conclusion from the results is, तो आपको यहाँ लैंग्वेज में सब कुछ दिया हुआ है। इस क्वेश्चन के लिए आपको पहले से कोई नॉलेज हो इकोलॉजी का, बहुत हल्का फुल्का सा हो, ठीक है। बट इस क्वेश्चन के लिए आपको किसी भी नॉलेज की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ओनली जो ये क्वेश्चन की जो लैंग्वेज दी हुई है वो समझ में आनी चाहिए। हमारे यहाँ एक फिश है, उसकी 2 स्पीसीज है, स्पीसीज एक्स एंड वाई, ठीक है, जो कि फीड कर रही है मे फ्लाई लिम्स के ऊपर। फिर हमने क्या किया है, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट किया है एक्स एंड वाई जो फिशेस थी इनके ऊपर, ठीक है। कहाँ कहाँ कैसे कैसे टेस्ट किया है, इनको टेस्ट किया है अंडर डार्क में एंड लाइट में, ठीक है, 2 कंडीशंस में। फिर यहाँ एक्सपेरिमेंटल प्रोटोकॉल्स के लिए 4 एक्वेरिया बनाए हैं इन्होंने, 1, 2, 3 एंड 4। डार्क के अंदर भी एक्स एंड वाई स्पीसीज एंड लाइट के अंदर भी एक्स एंड वाई स्पीसीज, दोनों स्पीसीज को लिया है। फिर ईच एक्वेरियम में हमारे क्या है, ये देखो 100 क्या है, ये मे फ्लाई है, ठीक है, मे फ्लाई। फिर हमारे यहाँ क्या है, हर जो फिश है उसको इंट्रोड्यूस करवाया, 30 मिनट के लिए उसको फीड करने के लिए दिया, फिर उसको बाहर निकाल दिया। फिर वापस से दूसरी फिश की स्पीसीज है उसको ढाला, 30 मिनट वो वहां रही, उसने जितना फीड किया ठीक है, वापस उसको बाहर निकाल दिया। इसी तरह से चारों स्पीसीज को किया इन्होंने। फिर उसके बाद हमें अब बताना है सिग्निफिकेंट कंक्लूजन क्या निकल रहा है। सबसे पहले हमें कंक्लूजन हमारे जो ग्राफ दिया हुआ है उससे समझना है, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये ओनली 50% ही खाया है इसने डार्क एक्स में, तो यहाँ 75 लेफ्ट रह गया, ठीक है। एंड यहाँ ये समथिंग अगर हम मानना चाहें, समथिंग इसको 60% मान सकते हैं, तो 40% इसका लेफ्ट रह गया, ठीक है। एंड यहाँ क्या है, समथिंग इसने 100% खा लिया एंड बचा हुआ लेफ्ट है इसका 10%। एंड इसका हम समथिंग मान सकते हैं, ये दोनों सेम है, इस तरह से ये दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ अगर इसका 60 माना है तो हम इसका लेफ्ट जो है हमारा 40 है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, अपन को ग्राफ में ही सब कुछ दिया है। तो इसका जो लेफ्ट इसने जो खाया है वो 90% इसने खा लिया, ठीक है। नंबर ऑफ लेफ्ट अनईटन, ठीक है। एंड यहाँ पर इसका 60% है, यहाँ पर भी इसका 60% है एंड यहाँ इसका है 25%। तो ये आपको इस ग्राफ से पता लग रहा है। अब आगे हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। इससे क्या पता लग रहा है हमें कि जो हमारा
एक्स स्पीसीज है, ये क्या है हमारा विजुअल उजाले में देखो, मतलब कि लाइट के अंदर क्या कर रहा है, ये पूरा यहाँ क्या नंबर ऑफ लेफ्ट ऑन ईटन मिड फ्लाई यहाँ पर दी हुई है, मतलब इसने उजाले में क्या किया है, हमारे एक्स फ्लाई ने कितना फूड अपना खा लिया है, कितने मिड फ्लाई लिव्स को खा लिया है, 75% इसने खा लिया है, एंड रेस्ट जो बचा हुआ है वो है 25%। अगर यहाँ इसी को ही एक्स स्पीसीज को अगर हम देखें डार्क में, तो ये देखो डार्क में ओनली 10% पार्ट ही वो 30 मिनट में खा पाई है। क्यों? क्योंकि वो विजुअल मतलब कि दिन में ही वो क्या है काम कर रही है, वो दिन में ही जो एक्स स्पीसीज है हमारी फिश की वो खा पा रही है अपने प्रे को। ठीक है, तो हमें अब ऑप्शंस देखने हैं, ये हमने ग्राफ से पता लगाया है, वापस मैं बताऊंगी एक बार। अपन ऑप्शंस पढ़ते हैं। एक्स इज विजुअल प्रीडेटर, ये बिल्कुल सही है, बट हैज लेस प्रीडेशन इम्पैक्ट ऑन द प्रे देन वाई। नो, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। ये देखो एक्स क्या है हमारे विजुअल प्रीडेटर, ये देखो वाई तो विजुअल है ही नहीं, वाई नहीं है, कैसे नहीं है, ये देखो वाई डार्क में भी इतना ही इम्पैक्ट दिखा रहा है एंड लाइट में भी इतना ही इम्पैक्ट दिखा रहा है, तो यहाँ इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे लाइट रखो चाहे डार्क रखो, वो जितना उसको डार्क में खाना है उतना ही वो लाइट में खा पा रहा है। ठीक है, ये अपन को ग्राफ से पता लग रहा है, इसलिए हमने वाई को एलिमिनेट किया है, क्योंकि विजुअल प्रीडेटर होता तो शायद इसका ग्राफ जो है थोड़ा नीचे आता एंड डार्क का थोड़ा ऊपर जाता, बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ दोनों कंडीशन से इसका ग्राफ बिल्कुल इक्वली चल रहा है। ठीक है, इसलिए इसको हमने एलिमिनेट किए हैं, जिसमें भी y इज विजुअल प्रीडेटर लिखा हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे बी ऑप्शन के ऊपर। बी ऑप्शन क्या है, x इज विजुअल प्रीडेटर, बिल्कुल राइट है, एंड हैज ग्रेटर प्रीडेशन इम्पैक्ट ऑन द प्रे देन y, ये भी बिल्कुल सही है। कैसे दिख रहा है ग्रेटर इम्पैक्ट प्रीडेशन का, ये देखो यहाँ पर क्या है, जो हमारी एक्स स्पीसीज है फिश की, वो कितना ज्यादा प्रे के ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा वो क्या कर रही है, प्रीडेशन कर रही है किसका, प्रे का। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन सही है। वापस मैं इस ग्राफ को बता रही हूँ आपको, हमारे दो फिश की स्पीसीज थी, स्पीसीज एक्स एंड वाई। ठीक है, यहाँ हम दो कंडीशंस दे रहे हैं, एक्सपेरिमेंटली डार्क एंड लाइट। अब यहाँ हमने 4 एक्वेरिया या एक्वेरियम रेडी किए हैं, जिसमें एक्स और वाई को लाइट के अंदर भी हम देखेंगे कि वो कितना लिम्फ को खा पा रही है, एंड डार्क में भी देखेंगे एक्स एंड वाई स्पीसीज दोनों को। फिर उसके बाद हमने कहा है कि यहाँ पर हमने देखा है कि जो एक्स स्पीसीज है वो हमारे क्या है, लाइट के अंदर बहुत ज्यादा प्रीडेशन कर पा रही है कंपेयर टू डार्क। ठीक है, तो डार्क में ओनली 10% ही अपना प्रीडेशन कर पा रही है 30 मिनट में, जबकि हमारे लाइट पीरियड में क्या कर रही है, हमारे जो एक्स स्पीसीज है 30 मिनट में ही 75% पार्ट को जो है वो खा पा रही है, फीड कर पा रही है। ठीक है, इसलिए हमने इसको बताया ये विजुअल प्रीडेटर है, क्योंकि ये दिन के अंदर या फिर लाइट के अंदर क्या बहुत ज्यादा अपना फीड ले रही है, जबकि डार्क में ही ओनली 10% ही ले पा रही है। जबकि हमारे जो वाई स्पीसीज है इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे डार्क रखो चाहे लाइट रखो, दोनों कंडीशंस में ही क्या है, इसका जो ग्राफ है वो बिल्कुल इक्वली आया है, ये देखो। ठीक है, इसलिए यहाँ इसको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, जबकि एक्स स्पीसीज को हमने विजुअल प्रीडेटर बताया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, मैंने बहुत अच्छे से 2 बार एक्सप्लेन किया है। इस टाइप के क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है कि हमने पढ़ा नहीं क्या है, ओनली आपको ये ग्राफ समझ में आ रहा था ना, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे में कर सकते थे। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत ईजी है, और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले से कोई किसी नॉलेज की भी जरूरत नहीं थी, और 4 नंबर आपकी पॉकेट में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आज मैं समथिंग क्वेश्चन ग्राफ पर बेस्ड लाई हूँ। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अब है antelopods are proposed to form groups to reduce the risk of predation. फिर है a researcher measured the predation of individuals in group of different size. ठीक है, फिर है she found that per capita mortality risk decrease, यहाँ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है with increasing group size फॉर मेल्स, जो कि सॉलिड लाइन से बताया हुआ है, बट रिमेन अनचेंज्ड फॉर फीमेल्स, जो कि हमारे डैश लाइन से बताई हुई। डैश लाइन जो ये है, ये हमारी किसके लिए है, फीमेल के लिए, और जो कि क्या है हमारे यहाँ अनचेंज्ड है, इसका ग्राफ रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, जो कि डैश लाइन से हमारे शो किया हुआ। फिर है फर्दर मोर मेल्स इन ऑल ग्रुप एक्सपेरियंस ग्रेटर पर कैपिटा मोर्टेलिटी रिस्क देन फीमेल। यहाँ क्या है, जितने भी ग्रेटर पर कैपिटा मोर्टेलिटी रिस्क जो है यहाँ पर ज्यादा देखी गई है हमारे सारे फीमेल्स में
कंपेयर टू फीमेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है अगर ज्यादा मोटिलिटी रेट देखी जा रही है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, और इसका अनचेंज्ड है तो इसका कुछ ऐसा आएगा। हमें ये क्वेश्चन से पता लग रहा है। फिर आगे पढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द ग्राफ बिलो दैट बेस्ट डिस्क्रिप्ट्स द अबव फाइंडिंग्स। ऊपर जो दी हुई हमें लाइंस है, इनसे हमें बहुत अप्रोप्रिएट या बेस्ट ग्राफ हमें फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन का मतलब समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन में यहाँ क्या दिया है, ग्रुप ऑफ रिड्यूस द रिस्क ऑफ पॉपुलेशन, सॉरी प्रीडेशंस के। ठीक है, फिर यहाँ क्या है, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें मेजर किया प्रीडेशन ऑफ इंडिविजुअल इन ग्रुप ऑफ डिफरेंट साइज का। ठीक है, फिर यहाँ हमने देखा जो मोर्टेलिटी रिस्क इंक्रीज हो रही है हमारी, सॉरी डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग ग्रुप साइज ऑफ मेल्स। मतलब कि यहाँ क्या है, जैसे कि ग्रुप साइज जो है मेल की वो इंक्रीज हो रही है, वैसे ही क्या है हमारे डेथ रेट जो है वो डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, किसके लिए है, ये मेल के लिए। जैसे जैसे हमारी ग्रुप साइज बढ़ती जा रही है, हमारे यहाँ क्या हो रहा है, डेथ रेट जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये मेल के लिए पता लग गया। और फीमेल के लिए डायरेक्ट यहाँ दिया हुआ है, रिमेन अनचेंज्ड फॉर फीमेल्स, जो कि डैश लाइन से बता रखा है। अब आपको पता है अनचेंज्ड है तो हमारी कुछ इस टाइप की लाइन बनेगी, अनचेंज्ड। ठीक है, सभी में अनचेंज्ड दी हुई है, देखो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब चलते हैं हम मेल, मेल डिसाइड करेगा कि हमारा आंसर क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हमें देखना है पर कैपिटा मोर्टेलिटी रिस्क। मोर्टेलिटी रिस्क जैसे जैसे हमारा बढ़ेगा, ग्रुप की साइज उतनी ही ज्यादा क्या होगी, कम होती जाएगी। और जितनी ज्यादा हमारी मोर्टेलिटी रिस्क कम होगा, ग्रुप की साइज उतनी ही ज्यादा क्या है, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखना चाहें तो सबसे ज्यादा ये है हमारे, ये देखो यहाँ ये डैश लाइन का है सबसे ऊपर, जबकि ये अनचेंज रहेगी, रिमेन, इसका कोई किसी के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, तो इतनी ऊपर तो इसका कोई जाने का सेंस है नहीं। तो यहाँ हमारे ये करेक्ट है लाइन, ये करेक्ट है, ये भी नहीं हो सकती। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर जीरो है, जीरो में दोनों चीजें लो चलती हैं। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं हमारी चीजें इंक्रीज होती है। तो यहाँ ग्रुप साइज, ये देखो हमारे यहाँ ग्रुप साइज इंक्रीज है। अब यहाँ अगर ग्रुप साइज जो है हमारी इंक्रीज हो रही है, तो मोर्टेलिटी रेट क्या है हमारी, डिक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ हमारा ग्राफ आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ हम ग्राफ बना रहे हैं ऐसे, तो यही यहाँ पर इंक्रीज है, इसका मतलब यहाँ पर ये क्या है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये यहाँ पर डिक्रीज हो रही है तो यहाँ इंक्रीज, यहाँ डिक्रीज तो यहाँ पर इंक्रीज। ये देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला ये हमारा ग्राफ यहाँ पर काम कर रहा है, इसलिए जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल हमारे करेक्ट होगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन में इस तरह से इंफॉर्मेशन नहीं थी कि एक बढ़ रहा है तो एक कम हो रहा है, क्योंकि ये अनचेंज्ड है फीमेल, एंड जो मेल है इसके अंदर ग्रुप साइज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, डेथ रेट क्या है उतनी ही हमारे कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ यहाँ पर काम कर रहा था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसके लिए भी पहले से किसी नॉलेज की हमें जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ए स्टडी टेस्टेड द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग मैकेनिज्म इन द डेवलपमेंट ऑफ एंटी प्रीडेटर एस्केप रेस्पॉन्सेज इन टैडपोल्स ऑफ ए फ्रॉग स्पीसीज। ठीक है, tadpoles hatched from eggs in the lab were kept individually either with predation chemical cues, जो कि प्रायर एक्सपोजर, ठीक है, और विदाउट प्रीडेटर केमिकल क्यूज, जो कि नीव है, नाइव बोल सकते हैं, फॉर 1 वीक। ठीक है, किसी के अंदर क्या है, केमिकल से है, इसको है ना प्रीडेटर केमिकल क्यूज यूज में लिए, किसी में क्या है विदाउट प्रीडेटर केमिकल क्यूज। ठीक है, फॉर 1 वीक, 1 वीक के लिए। ठीक है, फिर है हमारी, ये देखो नाइव है एंड यहाँ एक्सपोज किया गया है इनको। ठीक है, प्रायर एक्सपोजर। फिर है यहाँ पर these individuals were tested for their escape responses when exposed to a live predator. They were tested either alone or together with 3 older experienced tadpoles.
ठीक है। फिर द ग्राफ बिलो शोज द escape responses of the test individuals in the 4 different treatments, ठीक है। Some of the interference draw are given below, ठीक है। तो यहाँ हमारे देखो एस्केप रेस्पॉन्सेज दिए हुए हैं टेस्टेड के साथ एंड अलोन। यहाँ टेस्टेड विथ 3 ऑल्डर एक्सपीरियंस टैडपोल है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन में सारी लैंग्वेज दी हुई है, फिर हमें हमारा ग्राफ रीड करना है। यहाँ है नाइव जो कि केमिकल से ट्रीट कर रहे हैं दोनों को, ठीक है। एंड एक में है बिना केमिकल विदाउट केमिकल्स के, ठीक है, दोनों को प्रायर एक्सपोजर प्रायर। तो एक को क्या है हम टेस्टेड कर रहे हैं अलोन, और एक के अंदर क्या है हम 3 ऑल्डर एक्सपीरियंस्ड टैडपोल्स को उसके साथ क्या है इसको टेस्ट कर रहे हैं। इस तरह से हमारे यहाँ 4 ग्राफ हमें मिले हैं। तो अगर हम इन्हें समझना चाहें, इसकी लैंग्वेज अगर हम लिखे क्वेश्चन की, देखो एक फ्रॉग है, उसके क्या हुआ टैडपोल। इन टैडपोल्स को 1 वीक के लिए क्या किया हमने टेस्ट किया केमिकल्स के साथ एंड विदाउट केमिकल्स के साथ, ठीक है। तो हम यहाँ अगर लिखना चाहें टेस्ट किया केमिकल्स के साथ, फिर टेस्ट किया नाइव, ठीक है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताना चाह रही हूँ। हमारे एक फ्रॉग है, उसके टैडपोल्स है, इनको 1 वीक के लिए क्या है हमने केमिकल के साथ प्रायर एक्सपोजर किया एंड नाइव के साथ जो कि विदाउट केमिकल थे, ठीक है। फिर यहाँ हमने क्या किया है अलोन भी लिया है एंड 3 ऑल्डर टैडपोल्स को लिया है, ठीक है। यहाँ भी अलोन एंड 3 ऑल्डर टैडपोल्स के साथ इनको रखा है, ठीक है। फिर यहाँ हम देख रहे हैं लाइव प्रीडेटर, यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी एंड यहाँ भी। तो यहाँ क्या है हमने टेस्ट किया नाइव, देखो ये हमारी यहाँ इतना ही है एंड देख अगर इसको टेस्ट किया है 3 ऑल्डर एक्सपीरियंस टैडपोल के साथ, तो ये देखो कितना हमारे बढ़ रहा है, ये देखो यहाँ तक, ठीक है। एंड यहाँ हम देखिए प्रायर एक्सपोजर का, तो यहाँ दोनों बिल्कुल ही हमारे क्या है इक्वली चल रहे हैं, ठीक है। ये हमें हमारे ग्राफ से पता लगा है। अब हमारे ऑप्शन है उन्हें पढ़ते हैं। प्रायर एक्सपोजर टू प्रीडेटर क्यूज इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एस्केप रेस्पॉन्स। यहाँ डेवलपमेंट के लिए जो है हमारे प्रायर जो एक्सपोजर होता है प्रीडेटर क्यूज नेसेसरी है डेवलपमेंट के लिए। नो नेसेसरी होता ना तो हमारे यहाँ क्या है ये दोनों चीजों में क्या है हमारे इक्वली नहीं चलता। ये देखो प्रायर एक्सपोजर में भी इतना ही हमारे एस्पेक्ट रेस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। तो ये नहीं करता, अगर हमारी नेसेसरी होता तो ए हमारे यहाँ से चला जाएगा। तो ए चला गया तो ये भी गया, ये वाला भी गया एंड ये भी गया। ये लो पता लग गया हमारा आंसर क्या है। एक ही स्टेटमेंट अभी तक हमने हमारा डिफाइन किया है। सेकंड है प्रायर एक्सपोजर टू प्रीडेटर क्यूज पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ एस्पेक्ट रेस्पॉन्स। क्यों कर रहा है पॉजिटिवली, ये देखो यहाँ पर ये इतना ही था, लेकिन 3 ऑर्डर एक्सपीरियंस टैडपोल के साथ अगर इन्हें हम डाल रहे हैं तो ये क्या है इतना ज्यादा आपको अपने आप को एस्केप या फिर छुपाने का रेस्पॉन्स शो कर रहे हैं। देखो तो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस हो रहा है इस वजह से। तो बी हमारा बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, ट्रू है ये, इसलिए बी स्टेटमेंट हमारा सही है। वैसे करेक्ट आंसर हमें पता लग गया है हमारा। अब है सी, हमें सारे पढ़ने पड़ेंगे। सी में क्या है द प्रेजेंस ऑफ ऑल्डर एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल्स इज नेसेसरी फॉर द, ये देखो यहाँ क्या है प्रेजेंस ऑफ ऑल्डर एक्सपीरियंस इंडिविजुअल, इनके लिए नेसेसरी है डेवलपमेंट ऑफ एस्पेक्ट रेस्पॉन्सेस। तो ये चीज हमें हमारे ग्राफ से कुछ भी पता नहीं लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या है डी वाला अगर हम पढ़े यहाँ पर द प्रेजेंस ऑफ ओल्डर एक्सपीरियंस इंडिविजुअल्स पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस हो रहा है द डेवलपमेंट ऑफ एस्पेक्ट रेस्पॉन्सेस, क्योंकि ये यहाँ तक चल रहा है हमारा, ठीक है। इसलिए इसको भी क्या बोला गया है ये पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस हो रहा है, ना कि नेसेसरी है। नेसेसरी होता तो इसके ऊपर कुछ और इफेक्ट पड़ता है, ये पॉजिटिवली अपना काम कर रहा है। अब है ई ऑल इंडिविजुअल with prior exposure and with older and experienced individual showed the strongest escape responses। तो ऐसा कुछ भी strongest करना ये सब चीजें कुछ भी यहाँ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमारे कॉम्बिनेशन पूछा था, करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है, तो बी एंड डी जो है हमारे ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो जाएंगे जो कि हमने ग्राफ से
समझा है, ग्राफ से ही हमने हमारा रिजल्ट निकाला है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बी जो कॉम्बिनेशन है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये देखो हमारे फॉलोइंग आर द मेन टाइप्स ऑफ डिफेंस एम्प्लॉयड बाय प्रे स्पीसीज अगेंस्ट प्रीडेटर। ठीक है, तो यहाँ कुछ टाइप के डिफेंसेस दिए हुए हैं और कुछ यहाँ पर प्रे की स्पीसीज हमारे यहाँ दी हुई है। ठीक है, तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है हमारा केमिकल विथ एपोसिमेटिक कलरेशन। एपोसिमेटिक कलरेशन जो है ये फर्स्ट है हमारा। ये देखो इनकी जो नंबरिंग है वो पीछे दी हुई है ABCD की। देखो इसी तरह से हमारे 1 2 3 एंड 4 पीछे की तरफ दिया हुआ। पहले नाम है, बाद में इनकी नंबरिंग है। तो अब हमारे यहाँ क्या है, केमिकल विथ एपोसिमेटिक कलरेशन जो होता है वो हमारे कौन करता है। ठीक है, तो कौन सी स्पीसीज है, किस टाइप का डिफेंस कौन शो कर रहा है, कौन सी प्रे स्पीसीज कर रही है, तो वो है हमारी बॉम्बेडियर बीटल्स, लेडी बर्ड बीटल्स एंड मैनी बटरफ्लाइज। तो हमारे ए का हो जाएगा 3। ये सब क्या करती है, एपोसिमेटिक कलरेशन शो करती है। अब है हमारे बी, वो है क्रिप्टिक कलरेशन। अब क्रिप्टिक कलरेशन कौन शो करता है, आपको ये सारी जो पिक्चर्स आप नेट पर देख सकते हैं, बहुत इजी वे में आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो जो ग्रास हॉपर्स एंड शी हॉर्स है, ये सब क्या है, हमारे क्रिप्टिक कलरेशन शो करते हैं। ठीक है, तो और सी है हमारी बटेशियन मिमिक्री। बटेशियन यानी पागल बनाना या बुद्धू बनाना। तो ये जो इस टाइप की मिमिक्री है वो हमारी करती है बटरफ्लाइज एंड वास्प। तो इसका हो जाएगा हमारी सेकंड। एंड लास्ट बचा है हमारे डी, तो डी का हो जाएगा यहाँ पर 4th। डी में क्या दिया है हमारे इंटीमीडिएशन डिस्प्ले। तो ये हमारे कौन करता है, ये करता है फ्रिजल लिजर्ड एंड पॉर्क्यूपाइन फिशेस। तो इस तरह से हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी के हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आपको इन जो मिमिक्रीज दी हुई है काफी सारे अलग अलग नाम की, इन मिमिक्रीज के एग्जाम्पल्स अगर आपको ध्यान है, दो चार सबके आपको याद होने चाहिए। इनके ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं। अभी इन दिनों काफी हद तक इस टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन आने लगे हैं, तो आपको आने चाहिए कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, एंड मिमिक्री का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए ग्राफ बिलो लार्ज बॉक्स डिनोटेड किया गया है लार्ज बॉक्सेस को P Q R and S। ठीक है, रिप्रेजेंट ए रीजन whereas smaller boxes represent habitats। ठीक है, तो हमारे ये जो बिग बॉक्स है ये क्या शो कर रहे हैं, रीजन्स। एंड इनके अंदर जो स्मॉल जो बॉक्सेस है ये क्या शो कर रहे हैं, हमें हैबिटाट शो कर रहे हैं, हैबिटाट्स। ठीक है, अब चलते हैं लेवल्स। Labels S1, S2 above each small box represent species present in the given habitat denoted by that boxes। ठीक है, अब है given are below graphs, choose the option which correctly depicts the regions which show maximum alpha and beta diversity respectively। यहाँ कौन सी बॉक्स की हमारे मैक्सिमम अल्फा एंड बीटा डाइवर्सिटी यहाँ पर हमारे आ रही है, हमें ये पता लगाना है। ठीक है, अब इसके लिए आपको अल्फा एंड बीटा डाइवर्सिटी निकालने आना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं ना। तो आपको मैं सबसे पहले एक एग्जांपल टाइप से समझाती हूँ, फिर अपन उसके निकालेंगे। जैसे कि ये मैंने बनाया है एक रीजन। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने बनाए हैं 4 हैबिटाट्स। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। अब इसके अंदर है स्पीसीज हमारे A B, इसमें भी है A एंड B, इसमें भी है A एंड B, इसमें भी A एंड B। ठीक है, तो यहाँ हमारे क्या है, टोटल अल्फा कैसे निकालते हैं, टोटल कितनी यहाँ स्पीसीज है, A B मतलब 8 हो गए। ठीक है, और कितने में से कितने यहाँ हैबिटाट्स है, अपॉन में 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2। तो अल्फा यहाँ पर हमारे कितना हो जाएगा 2। एंड हमारे यहाँ जो गामा है, पहले गामा में ये देखा जाता है कितनी स्पीसीज है हमारे यहाँ पर प्रेजेंट। तो A एंड B दो ही स्पीसीज यहाँ पर प्रेजेंट है, तो A एंड B मतलब 2 स्पीसीज यहाँ मान सकते हैं।
ठीक है। अब जो हमारी बीटा निकालते हैं, बीटा हम कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं गामा अपॉन में अल्फा। तो हमारे अब गामा क्या है, गामा 2 है, अपॉन में अल्फा भी 2 है। इस तरह से हमारे निकल जाएगा बीटा 1। ठीक है। अब हम चलते हैं, मैंने आपको समझा दिया है ओवरऑल कितनी स्पीसीज प्रेजेंट है, कितनी काउंटिंग में कितनी डिफरेंट है या कितनी, इस टाइप से हम इनको निकालते हैं। तो यहाँ ये देखो S1 S2 S1 S2 S1 S2, तो यहाँ अल्फा तो आपको पता लग गया 2 है, सॉरी गामा तो कैसे, एक तो S1 स्पीसीज है, एक है S2। अब ओवरऑल कितनी है, अगर हम अल्फा निकाले तो ये 1 और 2 8 हो जाएगी, एंड कितनी में से 4 में से। ठीक है। तो ये हमारे बन जाएगा 2, एंड बीटा आपको पता है गामा अपॉन में अल्फा फॉर्मूला होता है, तो 2 अपॉन में 2 करेंगे तो हमारे ये आ जाएगा 1। ठीक है। अब हम चलते हैं क्यू बॉक्स में। क्यू में हमें सबसे पहले पता लग गया गामा कितना है हमारा 3 कैसे है, S1 S2 एंड S3। अब अल्फा हम निकालेंगे तो कितने हैं, 3 3 3 3 3, ये हो जाएंगे 12, एंड कितने में से है, ये हमारे 4 में से। ठीक है। तो 4 की टेबल में 12 कितनी बार आता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा हमारे हो जाएगा 12। ठीक है। तो ये हो गई हमारे अल्फा एंड गामा। अब बीटा आपको पता है कैसे निकालते हैं हम, बीटा के लिए हमें गामा अपॉन में क्या लेना है, अल्फा। तो गामा हमारे यहाँ दिया हुआ है 3, अल्फा भी दिया हुआ है 3, इक्वल्स टू बीटा हमारे यहाँ बन जाएगा 1। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत इजी वे में मैं समझा रही हूँ। अब निकालते हैं हमारे इसका टोटल, हमारी यहाँ कितनी है, आर का मैं निकाल रही हूँ। तो आर में हमारे यहाँ गामा अगर हम देखें तो हो जाएगा S1 S2 2 हो जाएगा। एंड यहाँ पर 4 है, तो अल्फा 4 अपॉन में 4 इक्वल्स टू हो जाएगा 1। अब आपको पता है बीटा में गामा अपॉन में होता है अल्फा, तो यहाँ हो जाएगा हमारे बीटा हो जाएगा 2। ठीक है। यहाँ बीटा 2 हो गया। अब निकालते हैं हमारे S का, S का निकालेंगे हम, तो S में कितनी है 1 2 3 4 5, तो गामा इसका हो जाएगा 5, एंड अल्फा अगर हम निकालना चाहें 5 अपॉन में 4, तो 5 अपॉन में 4 करेंगे तो 1.25 हमारे यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको पता है बीटा कैसे निकालते हैं, गामा अपॉन में अल्फा। तो गामा हमारी 5 है, अल्फा है 1.25, तो इक्वल्स टू ये हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा हमारी टेबल चली जाएगी 4 बार। ठीक है। तो यहाँ ये आ जाएगा 4। ठीक है। तो अब हमें यहाँ देखना है, हमसे ये पूछा गया है हाईएस्ट अल्फा एंड बीटा डाइवर्सिटी कहाँ है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे अल्फा डाइवर्सिटी जो है सबसे ज्यादा कहाँ है, बीटा तो ये देखो 4 यहाँ है, और सब जगह हमारे यहाँ 2 है, यहाँ भी 1 है बीटा। ठीक है। एंड यहाँ भी 1 है, एंड अल्फा सबसे ज्यादा हमारी कहाँ है, अल्फा इसमें 2 है, एंड इसमें हमारी 1 है, एंड इसमें ये है, और यहाँ हमारी सबसे ज्यादा है 3। तो 3 यहाँ है हमारे 3, अल्फा डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा, एंड बीटा डाइवर्सिटी है हमारे एस के अंदर, तो यहाँ है हमारी बीटा डाइवर्सिटी। यहाँ क्या सबसे ज्यादा मैक्सिमम किस किस की पूछी है, अल्फा एंड बीटा की, इसलिए हम गामा की नहीं ले रहे हैं। जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया हमें उतना ही करना है, एक्स्ट्रा दिमाग यहाँ पर यूज में नहीं लेना है। हमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम अल्फा एंड बीटा की डाइवर्सिटी पूछी गई थी, तो सबसे ज्यादा अल्फा की डाइवर्सिटी हमारी क्यू वाले ग्राफ में आ रही है। ठीक है, बॉक्सेस में, एंड हमारे जो एस है उसके अंदर आ रही है सबसे ज्यादा बीटा डाइवर्सिटी। तो हमारे यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है क्यू एंड एस। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है हमारे वो करेक्ट आंसर। पूरी डाइवर्सिटी मैंने आपको बता दी है कैसे निकाली जाती है। सबसे पहले हमें यहाँ पर अल्फा निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज देखनी है, कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। टोटल कितने रीजन्स दिए हुए हैं 4, तो 8 का 4 में करेंगे 2। गामा आपको हमेशा पता है कैसे निकालना है, कितनी डिफरेंट टाइप की स्पीसीज यहाँ प्रेजेंट है, जैसे S1 S2 2 टाइप की डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट है, येलो निकल गया। अब बीटा आपको पता है गामा अपॉन में अल्फा करना है, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमेशा आते हैं, ABCD फॉर्म में भी आ सकते हैं,
SPW के फॉर्म में भी आ सकता है, RS फॉर्म में भी आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है इन चीजों का कि किस फॉर्म में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है, अल्फा पूछा गया है हमसे, कि बीटा पूछा गया है, कि गामा पूछा गया, यहाँ मैक्सिमम पूछा गया है, या फिर ये चीजें हमसे गामा, अल्फा एंड बीटा ये हमसे मिनिमम पूछी गई है। तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है। एंड मिनिमम हमसे क्वेश्चन में अल्फा एंड बीटा का ही पूछा गया था, मैक्सिमम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ देखो क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए फील्ड इकोलॉजिस्ट गैदर्स फॉलोइंग डाटा abundance values in order to study diversity of species in 4 प्लांट कम्युनिटीज। यहाँ 4 प्लांट कम्युनिटीज दी हुई है। इसके अंदर हमें क्या बतानी है, डाइवर्सिटी बतानी है, किसके अंदर कितनी डाइवर्सिटी है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ है हमारी स्पीसीज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड इस तरफ है इनकी कम्युनिटीज। ठीक है, कम्युनिटीज CR1, 2, 3 एंड 4 यहाँ पर दी हुई है। अब हमें यहाँ देखनी है इनकी सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। तो सबसे ज्यादा हमें यहाँ देखते जाते हैं। यहाँ है स्पीसीज फर्स्ट में, कम्युनिटी फर्स्ट में 90 है और दोनों तरफ क्या है हमारे यहाँ पर 0 0 दिया हुआ है। यहाँ पर कहीं 60 है, यहाँ दोनों 0 है, यहाँ पर क्या है 65 है। यहाँ पर हमारे 15 है, ये 14 है, ये 25 है। ठीक है, यहाँ 0 है एंड यहाँ 0 है, यहाँ पर 0 है एंड यहाँ देखिए 25, यहाँ पर 45, ये 65, ये 55, 20 एंड 0। यहाँ पर अगर हमें इस कम्युनिटीज को देखना है तो जहां पर 0 है, एब्सेंट है, उस फॉर्म से हमको लेके हुए चलना है। तो देखो यहाँ पर अगर हम इनसे सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी अगर देखना चाहें तो ये देखो 0 ओनली हमारे स्पीसीज 4 का, यहाँ पर भी 0 है, कम्युनिटी 4 में भी 0 है, स्पीसीज 4। ठीक है, एंड बाकी का तो हम ले नहीं सकते। तो यहाँ हमको देखना है स्पीसीज 4 के लिए। ठीक है, एंड यहाँ पर अब क्या दिया है, तो मैं देखूं अगर प्लांट कम्युनिटीज CR फर्स्ट एंड CR4 शो स्ट्रॉन्ग सिमिलरिटी शो कर रहे हैं। ये कैसे, क्योंकि यहाँ पर भी ये नहीं है एंड यहाँ पर भी ये नहीं है, इस वजह से। तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट है। अब ए हमारे करेक्ट है तो ऑल का निकल जाएगा एंड ये भी हमारे निकल जाएगा। ठीक है, अब हमें बताना है बी बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि ऑप्शंस में बी हमारे अब बचे हुए ऑप्शंस में बचा ही नहीं है। अब सी और डी में से हमें पता करना है, बट हमें सारे पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, प्लांट कम्युनिटीज CR1, 4 as well as 2 and 3 show strong similarity with each other। अगर ये एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग सिमिलरिटी शो करती है, देखो यहाँ दोनों में 0 है तो यहाँ 0 भी होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ तो है। ठीक है, यहाँ तक हमारा सी। जस्ट हम नीचे जा रहे हैं तो ये देखो यहाँ 0 है बट यहाँ नंबर दिया हुआ है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, बट इनके पास में क्या है 0 दिए हुए नहीं है, इसलिए इनकी स्ट्रॉन्ग सिमिलरिटी हम नहीं मान सकते हैं। इस वजह से इस ऑप्शन को हमने क्या है फॉल्स बोला है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, प्लांट कम्युनिटी CR फर्स्ट इज मोर डाइवर्सिटी। ये मोर डाइवर्स हमें यहाँ पर बता रखा है। ठीक है, जबकि अगर हम यहाँ देखना चाहें 4, इसका देखना है हमें 1 मोर डाइवर्स कैसे हो सकता है, 90 फिर 60 फिर 15 फिर 25 फिर 65, तो ये मोर डाइवर्स नहीं हो सकती, लेस डाइवर्स। यहाँ देखो 40, 65, 40, 45, 55, ये देखो बहुत पास की नंबरिंग है ना, इसलिए इसको क्या है मोर डाइवर्स बोला गया है। तो यहाँ हमारे डी इसलिए करेक्ट है कि ये मोर डाइवर्स है एंड बी इसलिए इनकरेक्ट है कि मोर डाइवर्स नहीं है। इस वजह से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर या कॉम्बिनेशन नंबर जो है हमारा बी करेक्ट होगा एंड स्टेटमेंट हमारा ए एंड डी जो है वो करेक्ट है। इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे में 2022 में भी आया था। ठीक है, तो आपको ध्यान करना है, इसी पैटर्न पर बेस्ड है और इसी पैटर्न पर बेस्ड है, आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत इजी वे में आपसे सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, in the context of diversity patterns of species which one of the following statements is incorrect। यहाँ हमें incorrect पूछा गया है, मतलब हमारे यहाँ पर 4 स्टेटमेंट जो है वो हमारे करेक्ट होंगे, बट एक स्टेटमेंट जो है वो हमारे इनकरेक्ट होगा। तो चलते हैं, अल्फा डाइवर्सिटी इज डाइवर्सिटी
विद इन ए सिंगल कम्युनिटी, हमने अभी बनाई थी ना, पूरी सिंगल कम्युनिटी थी, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। अल्फा डाइवर्सिटी होती है एक डाइवर्सिटी विद इन ए सिंगल कम्युनिटी। अब चलता है बीटा डाइवर्सिटी इज ए मेजर ऑफ चेंज इन स्पीसीज कंपोजिशन फ्रॉम वन कम्युनिटी और हैबिटेट टू अदर, ठीक है। यहाँ अल्फा एंड बीटा को लेके हम काम करते हैं ना, तो ये भी इसका मतलब हमारे बिल्कुल ट्रू है। तो आपको ये डेफिनेशंस लर्न होनी चाहिए। ये डेफिनेशंस पे क्वेश्चन हमारे बहुत बार आए हुए हैं, तो सेम क्वेश्चंस को बार बार मैं लाती नहीं हूँ, बट आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए उस क्वेश्चन से रिलेटेड। जैसे ये क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे और भी आए हुए हैं, तो आपको वो सॉल्व करना है खुद से। तो बीटा डाइवर्सिटी की क्या डेफिनेशन दी हुई है? बीटा डाइवर्सिटी क्या है? मेजर करता है ऑफ ए लार्ज चेंज इन स्पीसीज कॉम्पोजिशन फ्रॉम वन कम्युनिटी और हैबिटेट टू द अदर, ठीक है। सी है अल्फा डाइवर्सिटी इज ए रीजनल डाइवर्सिटी। नो बाबा, रीजनल डाइवर्सिटी होती है हमारे गामा डाइवर्सिटी। इस वजह से ये ऑप्शन हमारी इनकरेक्ट है, और हमसे इनकरेक्ट ही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब चलते हैं हमारे फोर्थ ऑप्शन के ऊपर। फोर्थ है गामा डाइवर्सिटी इज ए रीजनल डाइवर्सिटी। बिल्कुल करेक्ट है, आपको ये डेफिनेशंस 100% आपको आनी चाहिए। फाउंड अमंग रेंज ऑफ कम्युनिटीज ऑब्लिक हैबिटाट्स इन ए जियोग्राफिकल रीजन। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन नंबर सी जो है वो इनकरेक्ट है, बाकी के तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है। अल्फा, बीटा एंड गामा तीनों डाइवर्सिटी की जो डेफिनेशन है आपको लर्न होना चाहिए। ऐसे आपको लर्न नहीं है तो ये जो क्वेश्चन की दी हुई जो डेफिनेशंस है वो आपको 100% लर्न रहनी ही चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। स्पीसीज रिचनेस कैन बी मेजर्ड विथ द। अब आपको पता है स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है, सॉरी रिचनेस जो है, उसको हम कैसे मेजर करते हैं? नंबर ऑफ स्पीसीज इन एन एरिया। एक एरिया में कितनी ज्यादा स्पीसीज हमारी प्रेजेंट है, उससे हम मेजर करते हैं स्पीसीज रिचनेस को। उसके अबंडेंस से नहीं करते, नंबर एंड अबंडेंस से नहीं करते, डेंसिटी से भी नहीं करते, ओनली नंबर से हम क्या है यहाँ पर पता करते हैं स्पीसीज की रिचनेस को, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इलस्ट्रेट द करंट कंसर्न ऑफ द रोल ऑफ डिस्टर्बेंस ऑन द स्पीसीज रिचनेस। रिचनेस जितनी ज्यादा होगी, स्पीसीज की जो डाइवर्सिटी है वो भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा क्या है, इंक्रीज होगी ऑफ ए कम्युनिटी, एक कम्युनिटी के अंदर। तो आपको अगर पता होगा जो डिस्टर्बेंस होता है उसका ग्राफ अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल इस टाइप का कुछ ग्राफ हमारा होता है। यहाँ क्यों होता है? क्योंकि अगर बहुत लो कोई चीज होती है तो भी यहाँ क्या है, डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होता है। स्पीसीज रिचनेस एंड डिस्टर्बेंस हमारे यहाँ पर दिया हुआ है। कोई चीज लो है, ठीक है, स्पीसीज रिचनेस भी उतनी ही लो, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते एक मीडियम जगह जो है, यहाँ पर क्या है, हमारी सारी चीजें, न्यूट्रिएंट हुआ, सब चीजें जो है वो बहुत अच्छे मैनर में हमारे मिलती रहती है एक ऑर्गेनिज्म को। लेकिन जैसे ही बहुत ज्यादा हाई डिस्टर्बेंस होगा चीजें डिक्रीज होती है, बहुत लो डिस्टर्बेंस होगा तो भी चीजें बहुत ज्यादा, एक मीडियम होता है यहाँ पर। ये देखो एक मीडियम साइज के ऊपर क्या है, सब चीजें बहुत अच्छे प्रॉपर मैनर में यहाँ पर वर्क कर रही होती है। तो आपका ये सीधा सा ग्राफ अगर आपको ध्यान है, ये देखो जून 2010 में भी आया, फिर 11 में भी आया और अभी भी आया हुआ है, रिसेंटली भी आए हुए हैं, ठीक है। तो आपको ये क्या है, डिस्टर्बेंस वर्सेस रिचनेस का ये जो ग्राफ है आपको लर्न रहना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो ग्राफ है हमारा ऑप्शन नंबर डी जो कि करेक्ट हो जाएगा, और बाकी के ऑप्शन आपको एलिमिनेट करना, ठीक है। अब देखो फिर से हमारे यही इसी ग्राफ के ऊपर बेस्ड है 2014 में। ये ग्राफ अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इस ग्राफ के बारे में कुछ लाइंस दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें the possible relationships between level of disturbance and species diversity in a biological communities are that species diversity। यहाँ कुछ लाइंस है एंड इनके लिए हमारे ग्राफ है। तो आप अगर हम पढ़ें जो 3 नंबर का है, इसमें हमारा डिस्टर्बेंस वर्सेस स्पीसीज डाइवर्सिटी का ग्राफ जो है ये बिल्कुल ऐसा होता है। आपको अभी जस्ट पहले ही मैंने बताया था। अब यहाँ पर क्या है, जो इंटरमीडिएट है ये वाली चीज, इंटरमीडिएट लेवल पर क्या है, ये देखो इस हाईएस्ट एट इंटरमीडिएट लेवल्स ऑफ डिस्टर्बेंस। ये देखो यहाँ पर देखो इंटरमीडिएट लेवल है यहाँ पर, तो यहाँ पर सी का हमारे बी हो जाएगा।
तो 3 का हमारे यहाँ पर बी, अब 3 का बी हमारे 3 ऑप्शंस में है, सी में नहीं है, तो सी एलिमिनेट हो गया। अब चलते हैं हमारे ए ग्राफ में क्या हो रहा है हमारी, ये देखो ये इस तरह से यहाँ इंक्रीज है, धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ अनअफेक्टेड बाय डिस्टर्बेंस, नो ऐसा कुछ नहीं है। अनअफेक्टेड जो है डिस्टर्बेंस से, वो कौन सा ग्राफ होगा हमारे, ये हो जाएगा हमारे अनअफेक्टेड। तो सेकंड का हमारे क्या होगा, वो होगा हमारे ए। इस अनअफेक्टेड बाय डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस से कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, एक सीधी स्ट्रेट लाइन हमें यहाँ पर मिल रही है। अब सेकंड का जो है हमारे ए होना चाहिए। अब सेकंड का ए इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, ये लो करेक्ट आंसर पहुंच गया। वैसे डायरेक्ट अगर आप जाते ना इस अनअफेक्टेड बाय डिस्टर्बेंस में, सीधी लाइन है, इसका मतलब अनअफेक्टेड है, तो भी हम हमारे आंसर पर चले जाते, क्योंकि एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है सेकंड का ए, ये लो, ठीक है। बट हमें सारे देखने हैं। फिर है इस हाईएस्ट एट इंटरमीडिएट लेवल ऑफ डिस्टर्बेंस, ये भी मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। तो बी का हमारे यहाँ पर 3 है, ए का है हमारे यहाँ पर सी, सॉरी ए का सेकंड है ना। डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विथ इंक्रीजिंग लेवल ऑफ डिस्टर्बेंस, जैसे जैसे डिस्टर्बेंस का लेवल इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है एक्सपोनेंशियली, ठीक है। तो फर्स्ट का हमारे यहाँ है सी, ठीक है, ये है फर्स्ट का सी। फिर है स्टार्ट डिक्रीजिंग ओनली एट हायर लेवल्स ऑफ डिस्टर्बेंस, तो ये हो जाएगा हमारे डी का क्या है 4। तो इस तरह से हमारे फर्स्ट का सी, सेकंड का बी, सेकंड का ए, 3 का बी एंड 4 का डी, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना था, ग्राफ्स को पढ़ना था और लाइंस को पढ़ना था, क्योंकि ग्राफ्स के अंदर सब कुछ दिया हुआ है। लाइन में क्या क्या दिया हुआ है, अनअफेक्टेड है डिस्टर्बेंस के लिए, तो ये देखो स्ट्रेट लाइन आ रही है, यहाँ डिक्रीज हो रहा है एक्सपोनेंशियली, तो ये भी आप ग्राफ को देख करके पता कर सकते हैं। इसके लिए ज्यादा कुछ नॉलेज की जरूरत नहीं थी आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। आज मैंने आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो ग्राफ के ऊपर बेस्ड होते हैं, जिनके लिए आपको पहले से किसी नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सारा जो नॉलेज है, कंसेप्ट है, वो आपके क्वेश्चन में ही छिपा रहता है। तो क्वेश्चन को यहाँ पर क्या है, बहुत केयरफुली आपको रीड करना है, उसके बाद क्या है आपको इंटरप्रिटेट करना है कि ग्राफ में क्या दिया गया है एंड लैंग्वेज में क्या दिया है। बहुत इजी वे में आप इस क्वेश्चन के, इस टाइप के क्वेश्चन के आंसर के ऊपर जा सकते हैं। आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि एग्जाम बहुत पास में आ रही है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।